दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के दिलचस्प हैरान कुन और तंग कर देने वाले हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अपने रवायात हुस्न और फ़िरौन के जुल्म सितम की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यकीनन आप लोग फ़िरौन का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि मैं किस मुल्क के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। आज की वीडियो में हम आप लोगों को मिस्र के कुछ ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिनको तो ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा। दोस्तों कहा जाता है कि मिस्र की तहज़ीब के बारे में जितना भी जान लिया जाए इतना ही कम है, क्योंकि मिस्री तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्यार और मोहब्बत के मामले में मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज होते हैं। यहाँ तक कि मिस्र में एक दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाना एक बहुत बड़ी रवायत बन चुकी थी। आजकल तरक्की के नाम पर दूसरे लफ्ज़ों में ओपन माइंड माहौल भी कहा जाता है, यानी जिसे जो पसंद है वो कर सकता है, जिसके साथ चाहे नाजायज़ ताल्लुकात बना सकता है। माहौल इतना ज़्यादा ओपन हो चुका है कि बाप का अपनी बेटी के साथ और बहन का भाई के साथ इंतहाई शर्मनाक तलक कायम हो चुका था। तारीख उठाकर देखे तो पता चलता है कि मिस्र में कई बादशाह से गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बहन के साथ शादियाँ की। इनकी आपस में शादियाँ करने की एक बड़ी वजह यह भी बताई गई है कि वो अपने खून को खालिस रखना चाहते थे और इसी वजह से नाजायज़ बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। लेकिन आप लोग ये बात सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस काम को रोकने के लिए लोगों ने सैकड़ों साल पहले ही तरकीब निकाल ली थी। यहाँ के लोगों ने एक ऐसा पेस्ट तैयार कर लिया था जो प्रेगनेंसी को रोकने में बहुत ही कारगर साबित हुआ। इस वक्त के इस जदीद पेस्ट को मट्टी और मगरमच्छ के गोबर से तैयार किया गया, जिसका सुराग जदीद साइंस भी नहीं लगा पाई कि वो पेस्ट कैसे तैयार किया गया था। दोस्तों वहीं जो फिल्म स्टार आपको क्लीन शेव में नज़र आते हैं, यहाँ तक कि अपने जिस्म के बालों को भी साफ कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि मिस्र के लोग ये काम सदियों से करते चले आ रहे हैं। पुराने मिस्री लोग अपने जिस्म के बालों से सख्त नफरत करते थे, यहाँ तक कि इस वक्त के मर्द और औरतें अपने आईब्रोज को छोड़कर बाकी तमाम बाल साफ कर लिया करते थे। तारीख की रवायत से ये बात भी पता चलती है कि औरतें सिर्फ इन्हीं मर्दों को पसंद करती थी और इन्हीं मर्दों से रिश्ता बनाती थी जिनके जिस्म पे बाल नहीं थे। अगर ये कहा जाए कि जिस्म में बाल ना होने को खूबसूरती तस्वर किया जाता था तो गलत ना होगा। हैरत की बात यह है कि यहाँ पर बादशाहों के साथ नौकरों को भी दफनाया जाता था। जी हाँ, मुख्तलिफ रवायात से ये बात सामने आई है कि यहाँ के बादशाह यानी फ़िरौन की मम्मी के साथ साथ नौकरों को भी जिंदा ही दफन कर दिया गया था। पहले लोग इन लोगों के सरों पर कोई चीज़ मार कर इनको बेहोश कर देते थे, फिर इनको बेहोशी की हालत में दफनाया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र के लोग मौत के बाद की ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे, क्योंकि इनका कहना था कि मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और इसके बाद ज़िंदगी के एक अहम दौर का आगाज़ होता है। इसलिए वो अपने बादशाह या किसी शाही ख़ानदान की मम्मी बनाते थे तो इसके साथ ज़रूरत की तमाम अशिया रखते थे और चंद एक नौकरों को भी इसके साथ दफन कर दिया करते थे। इसके बरक्स एक और रवायत से ये बात भी पता चलती है कि ये नौकरों को बादशाह के साथ इसलिए भी दफन किया करते थे ताकि ये मरने के बाद भी इसकी खिदमत करते रहें। ये वाकई इंतहाई अजीबोगरीब और दिल को दहला देने वाली बात थी। मिस्र के लोगों का ये मानना था कि दोबारा ज़िंदा होना मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए जिस्म का एक ख़ास हालत में होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि मिस्र के लोग जब मम्मी बनाते थे तो पट्टियाँ बांधने से पहले इसके जिस्म के तमाम अज़ा निकाल लेते थे। मुर्दे का दिमाग इसके नाक के रास्ते से निकाला जाता था और फिर इसके बाद इन तमाम अज़ा को एक बर्तन में रख दिया जाता था। लेकिन ये लोग मुर्दे के जिस्म से दिल को नहीं निकालते थे। इनका कहना था कि दिल रूह का हिस्सा होता है। याद रहे कि मिस्र के लोगों के होंठ मोटे हुआ करते थे। वैसे तो मुख्तलिफ मूवीज़ में फ़िरौनों को पतला और तंदुरुस्त दिखाया गया है, लेकिन मिस्र के मर्दों पर की जाने वाली रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि फ़िरौनियों की कमर चौड़ी हुआ करती थी, जबकि इनकी खुराक में शराब, शहद, ब्रेड और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें शामिल हुआ करती थी। यही वजह कि ज़्यादातर वक्त के फ़िरौन डायबिटीज़ के शिकार हुआ करते थे। आप लोग ये जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि मिस्री लोगों के नज़दीक इनके दांतों को साफ़ करना इंतहाई अहम समझा जाता था कि ये लोग मम्मी के साथ टूथपेस्ट को भी दफना दिया करते थे और वहीं से टूथपेस्ट की ईजाद भी हुई। यहाँ तक कि ये लोग टूथपेस्ट बनाने के लिए बैल के खुरू और जले हुए अंडों की राख का इस्तेमाल किया करते थे। मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा हुनरमंद और रियाजीदान भी थे। इनको हैरत अंगेज़ इमारतें बनाना आती थी। ये लोग मेडिसन और कॉस्मेटिक के काम में भी बहुत आगे थे। इनका एक अपना कैलेंडर था, इनके अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे।
انہوں نے بہت بڑے بڑے جہاز بھی بنا رکھے تھے اور انہوں نے ایسی چیزیں بھی ایجاد کی جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ مصری تاریخ میں ایک حکیم صرف ایک ہی بیماری کا علاج کیا کرتا تھا اور مصری بادشاہوں کے پاس ہر بیماری کے لیے الگ الگ حکیم ہوا کرتے تھے۔ پرانے مصری تہذیب میں بلیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ بلیوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے ہر گھر میں ایک بلی لازمی موجود ہوتی تھی۔ یہ لوگ بلیوں کو خوب سجا کر رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر آپ کے گھر میں بلی ہے تو آپ کبھی بھی غریب نہیں ہوں گے، اور جب بھی کوئی بلی مرتی ہے تو اس کے غم میں 7 دن کا سوگ منایا جاتا۔ دوستو اگر بات کی جائے مصر میں عورت کے حقوق کی تو مصر میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے جاتے تھے۔ مصری عورتوں کو یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے نام پر جائیداد بھی خرید سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مصری عورتوں کو یہ بھی حق دیا گیا تھا کہ وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہیں۔ اگر شادی کے بعد اس عورت کو اپنے مرد سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اسے چھوڑ بھی سکتی تھی۔ ایسا کرنے پر ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ ان کی روایات کا ایک حصہ تھا۔ حیران کن اور دنگ کر دینے والی بات یہ ہے کہ مصری لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی تصویریں بھی بنائیں، ایسی تصویریں آج تک کوئی بھی نہیں بنا سکا۔ اس شاندار کلاکاری کے بدلے انہیں بادشاہ سے بہت سے انعامات ملتے تھے۔ کلاکاریوں کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ مصر کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ مصری تاریخ میں بنائے گئے اتنے بڑے بڑے پیرامڈس کی تصویریں آج بھی ایک بہت ہی مشکل کام تصور کیا جاتا ہے، اور ان پیرامڈس کی تعمیر بھی ایک معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ لیکن کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے بلکہ کلاکار تھے، جن کا نام ان پیرامڈس کے نیچے لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن آج کی سائنس بھی ان پیرامڈس کو دیکھ کر بہت شیشو پنج کا شکار نظر آتی ہے۔ دوستو مصر میں ماہرین آثار قدیمہ کو فرعونیوں کے دور کے ایسے درجنوں تابوت ملے ہیں جو آج بھی بہت اچھی حالت میں ہیں۔ جنوبی مصر میں 3000 سال سے بھی زیادہ پرانی خنود شدہ لاشوں والے یہ 30 تابوت القصر میں کھدائی کے دوران ملے۔ ماہرین ان قدیمی نوادرات کی دریافت کو جدید آرکیالوجی کے لیے انتہائی سنسنی خیز واقعات میں سے ایک قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب تابوت لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر مختلف روغنوں سے نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ان میں سے پہلا تابوت زمین سے صرف 1 میٹر کی گہرائی میں دریافت ہوا، اور اس کے بعد جب مزید کھدائی کی گئی تو قریبی ایک قطار کی صورت میں وہیں پر مزید 29 دیگر تابوت بھی رکھے ہوئے ملے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اہرام مصر کی تعمیر کی پیچیدہ ترین گتھیوں میں سے ایک کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ سوال تھا کہ قدیم دور میں مصریوں نے اہرام مصر تعمیر کرنے کے لیے 1.5 لاکھ ٹن سے زائد وزنی چونا پتھر کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ نئی تحقیق کے مطابق قاہرہ شہر سے باہر ایسا کرنے کے لیے مصریوں نے خاص اس مقصد کے لیے کشتیاں تیار کی تھیں جس کی مدد سے ان پتھروں کو ڈھویا جاتا تھا۔ تو ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔